नमस्कार आप सभी को। आज हम रियल नंबर के लेक्चर 2 की शुरुआत कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, कैसे एचसीएफ निकालते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी। तो आज हम लेके आए हैं प्रश्नावली 1.1, जिसमें कि हम उसके सारे क्वेश्चंस को करेंगे और अच्छे से समझेंगे। यह प्रश्नावली न केवल आपकी गणना को मजबूत बनाएगा बल्कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी कि जो भी 2026 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उन सब के लिए ये चीजें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो रहना ही रहना है। तो चलिए अब फिर शुरू करते हैं आज का एक्सरसाइज 1.1। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए कि अभाज्य गुणनखंड हम निकालते कैसे हैं। तो हम सबसे पहले 140 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 140 का हम निकालेंगे एकदम ध्यान से। सबसे पहले 2 से 70, फिर 2 से 35। अब ये 3 से नहीं खाएगा, अब इसे हम 5 से भाग करेंगे तो 7 बार में। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा, 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि जितने भी टर्म सारे होंगे ये सारे टर्म अभाज्य संख्या होंगे। क्या होंगे? अभाज्य संख्या होंगे। क्या होंगे? अभाज्य संख्या होंगे। कौन? तो ये सारे टर्म, जैसे कि 2 एक अभाज्य संख्या है, जैसे 2 अभाज्य संख्या है, ये 5 अभाज्य संख्या है, ये 7 अभाज्य संख्या है। तो ये सारे एक अभाज्य संख्या है, इसमें भाज्य संख्या नहीं होंगी। यानी कि भाज्य संख्या मतलब कि जिसमें ज्यादा संख्या से भाग लगे, इसमें वो सारे संख्या होंगे जो एक और स्वयं से भाग लगे, जिसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमने 140 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया है, जिसमें कि हमारा आया सबसे पहले हमने 2 से दिया, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 से दिया तो हमें 70 प्राप्त हुए। जब हमने भाग किया 140 में तो हमें 70 प्राप्त हुए। फिर 2 से जब 70 में भाग किए तो हमें 35 प्राप्त हुए। फिर 5 से जब 7 बार में लगाए तो हमारा पूरा का पूरा शेषफल 0 हो जाता है। तो यानी कि हमारे जो ये सारे टर्म है ये हमारे अभाज्य गुणनखंड के हैं। फिर हम इसे इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। किस फॉर्मेट में लिख लेते हैं? इसे हम इस फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो ये हमारा 140 का अभाज्य गुणनखंड हुआ। तो अब हम अगला 156 का करते हैं। तो 156 का करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जो 156 से 156 को जो डिवाइड कर देगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से ये आसानी से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर यदि हम 7 के साथ करें तो इधर हमारा 16 बच जाता है, तो 8 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। फिर अगर यदि 2 से करें तो ये हो जाएगा 3 और ये 9 हो जाएगा। अगर यदि हम 3 से करें तो ये 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो इसका जो है 156 का हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो हमारा कुल मिला के आंसर ये हुआ। क्या हुआ? ये वाला हमारा आंसर हुआ। अब हम आगे जो दिए हुए नंबर हैं और बड़ी संख्या का करते हैं। ठीक है, तो हमारा नंबर है अभी 3825। तो सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमें पता है, इसमें दिखाई दे रहा है कि लास्ट में 5 है, तो हम 5 से भी शुरुआत कर सकते हैं डायरेक्ट। कि 5 का विभाज्यता का नियम होता है कि लास्ट में 0 या 5 हो, तो 5 एक अभाज्य संख्या है, तो हम डायरेक्ट 5 से ही शुरुआत करते हैं, ताकि एक ही बार में नंबर छोटा हो जाएगा, फिर हम आगे करते रहेंगे। तो अगर 5 से करें तो ये हो जाएगा 7,
फिर ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा फिर 5। फिर 5 से करें तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा। देखिए कि 5 3 8 1 9, यानी कि अंकों की कुल संख्या 3 से विभाजित हो रही है, तो ये 3 से संख्या विभाजित होगी, तो अब हम इसको 3 से कर लेते हैं, तो ये 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। फिर देखिए ये फिर भाग लग रही है, 5 1 6, तो यानी कि 3 से, तो ये 3 से हो जाएगा, तो ये 1 और यहाँ पे फिर 7 17 या 51 हो जाता है। तो अब हमारा ये अभाज्य गुणनखंड अगर 3825 का हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 17, सॉरी, हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या, 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17। तो हमारा जो अभी का आंसर हुआ, हमारा अभी आंसर ये हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। तो आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा और हम अभी अगले सवाल पे फिर बढ़ते हैं। तो अभी हमारा जो है, तो हमारा अभी प्रश्न है 5005, क्या है, 5005, इसका लिखेंगे हम अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले हम 5 से लगाएंगे, तो 1 0 0 1, जब इससे डिवाइड कर दिए तो अब हमें करनी है 7 से डिवाइड, तो ये हमारा हो जाएगा 1 और 4 और ये 3, 1 4 3। अब हमारा हो जाएगा फिर, अगर दी हम ये 143, अगर दी इसको हम 13 से कटाएं तो ये 11 बार में आसानी से कट जाएगा, तो हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा हमारा 5 गुना 7 गुना 13 गुने 11। हम इसको अच्छे से व्यवस्थित कर लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 5005 इक्वल टू 5 गुने 7 गुने 11 गुना 13। तो अभी हमारा आंसर ये हो गया, क्या आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम फिर एक अलग नंबर, यानी कि अगले प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, अगले प्रश्न का सॉल्यूशन हम करेंगे। तो चलिए ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में रहने देता हूँ, ठीक है, आप ये प्रश्न अपने से खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा दूसरा सवाल है, निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्मों का महत्तम समापवर्ती लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि एलसीएम गुना एचसीएफ दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। तो ये सवाल, इस टाइप के सवाल हमने कल भी किए थे, ऐसा नहीं कि कल नहीं किए थे, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका एक सवाल का हल दूंगा और दो सवाल अपने से करने हैं, मैं एक सवाल का हल दूंगा और दो सवाल खुद से करने हैं। तो पहला सवाल हमारा ये है 26 और 91। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा पहले 26 का 2 से 13 बार में, तो हमें मिल गया 26 का 2 गुने 13, और अब हमारे पास है फिर 91। एक मिनट, इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं।
अब हमारे पास है 91। 91 का क्या हो जाएगा, तो ये 7 से खाएगा 1 और 3 बार में, तो हमारा क्या हो जाएगा 91 का हो जाएगा 7 इंटू 31। तो अब जब हमें एलसीएम निकालने होते हैं तो क्या होता है कि कॉमन वाले जो होते हैं, अगर कि कुछ नहीं है तो इस पर भी 1 पावर है, 1 पावर है, 1 पावर है और 1 पावर है, तो जो कॉमन होते हैं उसके हाईएस्ट पावर लिखते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं दो एलसीएम के लिए, दो किसी में कॉमन नहीं है तो हम 2 लिख लेंगे, फिर 7 भी किसी में कॉमन नहीं है तो हम 7 लिख लेंगे, और 13 दोनों में कॉमन है, 13 को हम एक बार लिख देंगे क्योंकि 13 की पावर 1 है तो सबसे बड़ी पावर कोई भी एक हम लिख लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 14 इंटू 13। अगर यदि हम इसका मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा हो जाएगा 42 और ये 14, तो ये हो जाएगा 2, ये 8 और ये 1, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया 182 हो गया। तो हमारा एलसीएम हो गया 182, ये हमारा हो गया एलसीएम। अब हमें एचसीएफ के लिए क्या करना होता है, एचसीएफ के लिए हमें करना होता है सबसे छोटी और कॉमन वाली संख्या एचसीएफ होती है, तो सबसे छोटी और कॉमन वाली संख्या मात्र एक ही है, वो भी 13, इसमें भी 13 है और 13 इसमें भी है, तो हमारा एचसीएफ सीधा 13 हो जाएगा। और हमें कह रहा है कि हमें ये चीजें भी प्रूव करनी पड़ेगी, ये चीजें सत्यापित करनी पड़ेगी। कौन सी चीजें, तो ये जो दी हुई है फॉर्मूले, इसको सत्यापित करनी होगी, क्या ये चीजें सही है कि नहीं है, इसको हम सत्यापित करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया है एलसीएम और एचसीएफ, तो अगर भी हम इसका एलसीएम इंटू एचसीएफ करें, यानी कि एलसीएम 182 इंटू एचसीएफ 13 करें और दोनों संख्याओं का गुणनफल करें, और 91 इंटू 26, तो हम सीधा सीधी आपको दिखाने के लिए हम यही गुना कर देते हैं, तो ये हमारा 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ऊपर में 2 बचेगा और ये 5 हो जाएगा। और ये हमारा 182 हो जाएगा। इसको जोड़ें तो ये हमारा 6 हो जाएगा, ये फिर 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अगर यदि हम इसका मल्टीप्लाई इस साइड करें तो ये हमारा 6 हो जाएगा और ये हमारा 54 हो जाएगा और ये हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा 18 हो जाएगा। तो कुल मिला के इसका भी मल्टीप्लाई उतना ही आएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं, तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल। तो इसी प्रकार से आप ये वाला प्रश्न करेंगे और ये वाला भी प्रश्न आप खुद से कर लेंगे, और अगर यदि नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिए, हम इसका सॉल्यूशन फिर कमेंट में दे देंगे। जिसको भी नहीं हो रहा है तो वो आप हमें कमेंट कीजिए, हम रिस्पांस देंगे। तो हम आगे पढ़ते हैं फिर। अब हमें कहता है कि एचसीएफ दिया हुआ है किसका, हमको एचसीएफ इस प्रश्न में दिया हुआ है 306 और 657 का कितना दिया हुआ है 9। तो हमें पूछा जा रहा है एलसीएम ऑफ 306 और 657 का क्या पूछा जा रहा है, एलसीएम पूछा जा रहा है। तो एलसीएम को हमें निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, कि एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एल सी एम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में भी देखा हुआ है,
वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पिछले लेक्चर का, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पे अगर यदि हम रखें तो HCF हमारा अगर ये हम ए माने और ये हम बी माने तो हमारा ए और बी तो इधर हमारा आ जाएगा 306 इंटू 657 और हमारा यहाँ पे हो जाएगा LCM ऑफ ए कॉमा बी, हमको यही निकालना है। और हमें इसका जो है HCF पता है, HCF कितनी है तो 9 है। तो अगर यदि हम LCM निकालें किसका 306 657 का, तो हमारे पास आ जाएगा 9 इधर है भाग के रूप में, 306 इंटू 65 और 7 तो अपॉन में हो जाएगा 9। तो 9 हो जाएगा, तो अब हम इससे भाग करते हैं। सबसे पहले इसको काटाते हैं, ये 3 से कट जाएगा और ये भी 3 से कट जाएगा, तो 3 1 1 0 2, ठीक है। और ये फिर 3 से कट जाएगा, ये फिर 3 से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 3 तो 1 बचेगा 2 यानी 12, तो 4 ये 34 हो जाएगा। तो हमारे पास एलसीएम क्या हो जाएगा 657 इंटू 34। आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हमारा आंसर हुआ ये, जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अगर यदि हमें किसी का HCF पता हो और हमें दो नंबर पता, वो दो नंबर पता हो जिसका HCF हो, यानी कि A पता हो और B पता हो, तो हम LCM निकाल सकते हैं बिना किसी भी अभाज्य गुणनखंड का यूज किए। क्योंकि हम ये चीज, और ये एक बात सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये वाला फॉर्मूला हमेशा दो नंबर पे ही लागू होता है। ऐसा नहीं है कि अगर A B C 3 नंबर हो तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं। ये फॉर्मूला हमेशा 2 नंबर के लिए वैलिड है। किसके लिए? हमेशा 2 नंबर के लिए। और 2 नंबर में हमेशा काम भी करता है और 3 नंबर में ये कभी काम नहीं करता। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि ये फॉर्मूला तब भी लगाएं जब यहाँ पर हमें सवाल में सिर्फ 2 नंबर दिया हुआ हो। यहाँ पे हमें सवाल में सिर्फ 2 नंबर दिया हुआ हो तो ही हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। बाकी हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो अब कहता है कि चौथा नंबर सवाल है हमारा कि जांचे कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंतिम अंक 0 हो सकती है। 0 का मतलब ये हुआ कि उस संख्या को हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि कोई भी संख्या मतलब अगर दी n के लास्ट में 0 होगा तो वह 10 से जरूर विभाजित होगी। क्या होगी? 10 से जरूर विभाजित होगी। तो अब डिपेंड करता है कि 10 से विभाजित होने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम 10 का अगर सिंपल सा अभाज्य गुणनखंड कर लें, 10 का अभाज्य गुणनखंड करें तो हमें पता चलता है कि 10 का अगर 2 से करें तो यानी कि जब हम 6 की पावर n रखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं 2 का टर्म मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई में 5 का टर्म मिलना चाहिए। जब तक दोनों उपस्थित नहीं होगा तो यानी कि 6 की पावर n कभी 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो अगर दी हम 6 की पावर n का अगर दी हम अभाज्य गुणनखंड निकालना चाहें तो अगर दी हम 6 का निकालें तो हमें पता चलता है कि 2 और 3 होती है। 2 और 3 जब होती है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n। तो अब इसमें कहीं भी हमें 5 नहीं मिल रहा है, कहीं भी हमें 5 नहीं मिल रहा है। 5 नहीं मिलने का मतलब है कि कभी भी लास्ट में शून्य नहीं आएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, प्राकृतिक संख्या
प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n की अंतिम अंक कभी भी जीरो नहीं होगी। क्या होगी? कभी भी जीरो नहीं होगी। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो क्योंकि इसके मतलब गुणनखंड में कहीं 5 आता ही नहीं है। 5 आता और 2 भी आता, 2 तो आता है लेकिन 5 नहीं आ रहा। अगर 5 और 2 दोनों एक साथ होते तो लास्ट में जीरो बनती और फिर वो क्या कहते हैं 10 से भी डिवाइड होती और लास्ट में जीरो भी बनती, 6 की पावर n में जीरो भी बनती। तो यानी कि प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n कभी भी अंतिम संख्या जीरो नहीं हो सकती। तो हम चलते हैं अपना अगला प्रश्न पर। अब कहता है कि ये संख्या और ये संख्या क्यों भाज्य संख्याएं हैं, इसका कारण समझाइए। तो सबसे पहले बता दें भाज्य संख्या कहते हैं किसको? भाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका कि एक और स्वयं को छोड़कर और भी डिजिट से उसमें भाग लगे। भाज्य संख्या क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं कि जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर और भी अन्य डिजिट से भाग लगे। अन्य अंक से भाग लगे तो ये होता है हमारा भाज्य संख्या। तो अब सबसे बड़ी बात है कि अब हम पहले ये दोनों संख्या निकालें। तो हमारा है संख्या पहला, अगर पहला संख्या देखें तो हमारा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13। तो अब हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर इसका हम चेक करेंगे। तो अगर इसको ये हो जाएगा हमारा ये 7 इंटू 143 प्लस 13। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हो जाएगा 10 और 7 और ये हो जाएगा 0 प्लस का हो जाएगा हमारा 13। तो हमारा हो जाएगा 10 और 14। तो हम इसको सीधा सीधी देख सकते हैं कि ये जो संख्या है ये संख्या 2 से तो भाग लग ही रही है, साथ में ये 1 से भी लगेगी और साथ में इस संख्या का एक खुद 10 और 14 ये खुद से भी भाग लगेगी। तो यानी कि इसका 2 से ज्यादा यानी कि एक और स्वयं से ज्यादा संख्या से भाग लग रही है। तो ये संख्या भाज्य होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये एक और स्वयं से भी ज्यादा से भाग लग रहा है, 2 से लग रहा है, ये 13 से भी लगेगा भाग। तो इसलिए ये संख्या भाज्य होंगे। अब हम चेक करते हैं दूसरा। दूसरा हम क्या चेक करेंगे? दूसरा आप बना लीजिएगा, ठीक है। दूसरा सवाल आप बना लीजिएगा इसी तरीके से। नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा और मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा, अच्छे से समझाऊंगा भी। तो ये सवाल आप के लिए होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। जब तक आप खुद से भी नहीं कीजिएगा तो फिर चीजें जल्दी समझ में नहीं आएगी। जब आप कीजिएगा एक दो बार गलत होंगे तो फिर आप उसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो फिर वो होने लगेंगी। ठीक है, तो अब हमारा एक लास्ट सवाल है, शायद लास्ट ही होना चाहिए, हाँ लास्ट ही है। तो हमारा लास्ट सवाल ये है कि एक खेल के मैदान में चारों ओर वृत्ताकार पथ है। क्या है? एक खेल का मैदान है, मान के चलिए अगर ये भी हमारा मैदान ये रहा, ठीक है। अगर ये भी हम इसमें कुछ कलर फिल कर दें तो ग्रीन कर देते हैं, ये हमारा मैदान है। और इसमें जो है वृत्ताकार पथ है। कैसा है पथ है? तो वृत्ताकार पथ है कुछ इस तरीके से। कहता है कि इस वृत्ताकार पथ में जो है सोनिया, कौन?
इस वृत्ताकार पथ में सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता। अगर कि हम यहाँ पे सोनिया को रखें, सोनिया को रखें तो इसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। और कहता है कि जबकि रवि वही चक्कर 12 मिनट में लगाता है, यानी कि रवि भी यहीं खड़ा है। कहाँ खड़ा है? रवि भी यहीं खड़ा है, रवि यहीं खड़ा है और इसको 12 मिनट लगता है। तो अब कह रहा है कि मान लीजिए दोनों एक ही समय और एक ही बिंदु से चलना शुरू करता है और वो भी एक दिशा में, तो कितने मिनट बाद दोबारा बिंदु पर मिलेंगे? तो यानी कि जब वो ये दोनों यहीं से शुरू करता है और पूछ रहा है दोनों कब मिलेंगे, तो इससे हमें एलसीएम वाली फील आ रही है, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है जब दोनों मिलेंगे तो यानी कि जिस नंबर पे या फिर जिस मिनट पे मिलेंगे वो मिनट जरूर 12 और 18 से कटता होगा, तभी तो पता चलेगा कि ये दोनों एक समय कब मिलेंगे। तो हम पता करना क्या चाह रहे हैं? हम पता करना चाह रहे हैं कि दोनों कितने समय बाद एक साथ फिर प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, और ऐसा तब होगा जब दोबारा लिया गया समय और दोनों के समय का लघुत्तम गुणज सेम, मतलब लघुत्तम गुणज होगा। तो कहने का मतलब है अगर यदि हम 18 और 12 का एलसीएम ले लें तो हमें पता चल जाएगा ये। तो हम अगर यदि 18 और 12 का एलसीएम ले लें तो हमें पता चल जाएगा कि ये कब मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा और ये हमारा 6 हो जाएगा। फिर ये 3 से तो 3 और ये हमारा 2 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, तो ये हमारा 6 और ये भी हमारा 6, 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। कहने का मतलब है कि दोनों जो है दोनों दोनों दोबारा कब मिलेंगे? 36 मिनट के बाद मिलेंगे। मिलेंगे। तो आज का हमारा ये सारा क्वेश्चंस जितने भी हमने 1.1 के लिए थे वो सारे खत्म हो गए हैं। तो लेक्चर को पूरा करने के लिए थैंक यू। थैंक यू। और अब हम आगे फिर से इसका अगला जो है चैप्टर 1.2 के लिए जितने भी पहले थ्योरी होंगे, पहले थ्योरी कवर करेंगे। क्या करेंगे? थ्योरी, थ्योरी कवर करेंगे, फिर हम उसका क्वेश्चन करेंगे। और आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी ये सारे वीडियो मिल सके और वो लोग भी अच्छे से पढ़ सकें। चलिए बाय।